दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम लेकर आता है आपके लिए कृषि संबंधी नई नई जानकारियाँ। इन जानकारियों के माध्यम से हमारा यही प्रयत्न रहता है कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ उठाकर अच्छा उत्पादन करें, अच्छा लाभ कमाएं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपके लेकर आए हैं मछली पालन से संबंधित जानकारियां। दोस्तों, कार्यक्रम के विषय के बारे में हम आपको बता देते हैं। कार्यक्रम का विषय है मछली पालन से लाभ। खासतौर पर वे कृषक भाई जो सीधे तौर पर कृषि एवं साथ साथ मछली पालन से जुड़े हुए हैं, उन्हें किस प्रकार से सावधानियां रखना है, तालाब की साफ सफाई से लेकर बीज की व्यवस्था, उत्पादन से लेकर कौन कौन सी ऐसी बेसिक जानकारियां हैं जिनका उनके ख्याल रखना है, इन्हीं सब तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वीरेंद्र चौहान जी, मत्स्य विभाग से सहायक संचालक जिला नर्मदापुरम से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही सफल कृषक हमारे बीच में मौजूद हैं शिवम मेहरा जी। शिवम मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत। मत्स्य पालक के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं और कस्तूरी कृषि फार्म के नाम से इनका फार्म है नर्मदापुरम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि इस समय मछली पालन में कौन से सामयिक कार्य करने की आवश्यकता है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें आवश्यक रूप से कर लेने चाहिए। मछली पालन, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो मछली पालन से संबंधित जैसे मत्स्य पालन काम कर रहे हैं तो गर्मी में मछली की ग्रोथ अच्छी होती है, तो सब पालन की गतिविधि अच्छे से करते हैं। साथ में अपना मई जून का महीना आने वाला है, उसमें मछली बीज का उत्पादन का कार्य होता है। तो कुछ कृषक हमारे मछली बीज उत्पादन हैचरी का काम करते हैं जो कि प्रजनन का काम करते हैं, और कुछ कृषक हमारे उन बच्चों से रेयरिंग का काम करके बड़ा बच्चा बना के सेल आउट करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि मई और जून का जो महीना रहता है, विशेष तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण माह भी माना गया है प्रजनन की दृष्टि से भी। यदि देखा जाए, कुछ और विशेष सावधानियां जो हमें इस माह में रखना अत्यंत आवश्यक होगा। मैं सभी कृषक भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो ये जून का महीना से स्टार्ट होता है, हमारा क्लोज सीजन बोलते हैं, इसमें नेचुरल जो वाटर बॉडीज़ है उसमें मत्स्यखेट करना प्रतिबंधित रहता है, क्योंकि इस समय मछली जो है प्रजनन अवस्था में रहती है, मछली में अंडे रहते हैं। तो यदि हम एक मछली को मार के खाएंगे तो उसके कितने सारे अंडे खराब हो जाएंगे। तो इसलिए सभी कृषक भाइयों से या मछली खाने वाले भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि इस सीज़न में मछली ना खाएं और मत्स्यखेट भी ना करें। जी, विशेष ध्यान योग्य बात यह है, जैसा कि सर ने बताया कि मई जून का जो महीना रहता है, इसमें विशेष तौर पर जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे मत्स्यखेट नहीं किया जाए, क्योंकि एक मछली को मारने से बहुत सारे अंडे नष्ट हो जाएंगे। आइए शिवम मेहरा जी से बात करते हैं। मत्स्य पालक हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं और एक लंबे समय सर आप मत्स्य पालन करते हुए आए हैं। मेरा जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत में सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस समय आपके पास में कितने पॉन्ड हैं और कौन कौन सी प्रजातियां आपने उसमें डाली हुई हैं। वैसे मेरे 3.5 एकड़ का तालाब है पूरा, जिसमें से 2.5 एकड़ और 1.5 एकड़ में बटे हुए हैं। वो 2 तालाब में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमने फंगेशियस, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हम लोग की एमपी में और बेसिकली नर्मदापुरम में ज़्यादा सप्लाई रहती है। तो ये जो मत्स्य पालन आप कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले भी मतलब पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन चल रहा था या फिर आपके मन में ये विचार आया कि मछली पालन किया जाए? जी जी जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग पहले तो हम लोगों ने तालाब सिर्फ सिंचाई के पर्पज से रखा हुआ था, फिर हमने धीमे से उसको तालाब को अपने मछली पालन के ऊपर उपयोग करा हुआ है उसको। जी, तो मतलब जो सिंचाई के लिए आपने उपयोग किया था उसको फिर मछली पालन के रूप में लिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ऐसे तालाब जिनमें 12 माह पानी भरा ही रहता है, उन तालाबों में पानी की व्यवस्था को लेकर और उत्पादन को लेकर मतलब मछलियां सही रहें, तो ऐसे मतलब कौन से कार्य हैं जो 12 माह चलते हैं और करते ही रहना चाहिए हमको? 12मासी तालाबों में मत्स्य पालन का काम आप 12मासी कर सकते हैं। उसमें जो परंपरागत मछली पालक है उनके लिए जैसे रेहू, कतला, नरेन 3 तरह की मछलियाँ हैं। बेसिकली 6 प्रजाति मछली जो कंपोजिट कल्चर में आती है, रेहू, कतला, नरेन और अपना ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, इन 6 प्रजाति मछलियों का कल्चर करना चाहिए जो 12मासी तालाब है। और साथ में सप्लीमेंट्री फीड के रूप में जैसे हमारा सरसों की खली है, गोबर है और सुपर फास्फेट, इनका यूज करें ताकि पानी में नेचुरल फीड का डेवलपमेंट रेगुलर होता रहे, जिससे मत्स्य कृषकों को क्या होगा कि अच्छा उत्पादन होगा, कम जगह में अच्छा उत्पादन होगा, कम लागत में।
कम लागत में अच्छा उत्पादन होगा। और जैसे कि सर आपने नेचुरल फीड की जो बात अभी करी है, सर ये नेचुरल फीड कौन कौन से हो सकते हैं, और ऐसे कृषक भाई जो मतलब जो फीड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन कृषक भाइयों के लिए सर आप क्या सलाह देंगे? जो नेचुरल फीड हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो प्लैंक्टॉन्स, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, तो इनका डेवलपमेंट आप कैसे करें। मतलब जो हम देसी गाय भैंस पालते हैं उनके रॉ मटेरियल से हम नेचुरल फीड कैसे बढ़ाएं। तो हम कृषक भाइयों से कहूँगा कि जो 1 हेक्टेयर का तालाब है उसमें आप 5 कुंटल करीबन गोबर रहें। गोबर को भी यदि डालें तो परंपरागत रूप से गोबर को सीधा डालते थे, लेकिन अभी नई तकनीकी में गोबर को साफ करें, क्लीन करें, उससे अपने खराब मटेरियल्स को बाहर करके उस गोबर को फर्मेंट करेंगे। फर्मेंट करने के लिए उसमें आप खली डालेंगे, सरसों की खली, और अपना यूरिया सुपर फास्फेट डाल के उसको फर्मेंटेज करेंगे। फर्मेंटेज करने के बाद आप किडबन एक्टिविटी थी, किडबन करने के बाद उसको आप पानी में डालेंगे। तो उससे क्या होगा, जो नेचुरल फीड है, प्लैंक्टन का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। प्लैंक्टन का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो मछली को भोजन की पर्याप्तता रहेगी तो मछली अच्छी ग्रोथ करेगी, कम समय में, कम लागत में ज़्यादा ग्रोथ करेगी। कम लागत में, यदि ये तो हुई नेचुरल फीड की बात। बाकी जैसे जो कृषक भाई जो संपन्न है, जो दे सकते हैं सर, उसके लिए आप सलाह दीजिए कौन कौन सी फीड आवश्यक है? एक इंटेंसिव मछली पालन होता है, उसमें कम जगह में ज़्यादा मछली पालन करना है आपको, तो उसमें आप जो कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है जो केवल फीड बेस्ड रहती हैं, उसमें क्या होता है, FCR होता है, फीड टू फ्लैश कन्वर्सन रेशो। मान लो 1.25 किलो दाना खिलाएंगे तो 1 किलो मछली आपकी बन जाएगी। तो यदि आप आधा एकड़ में भी यदि आप 10 टन मछली उत्पन्न कर सकते हो, 10 टन 15, उसमें फीड, यदि कोई संपन्न किसान है जो फीड अच्छे से खिला सकता है, लगा सकता है, तो उसके लिए लगभग पर केजी मछली 30 से 35 रुपए का फायदा रहता है। मान लो यदि आपने 50 रुपए का फीड खिलाया तो 1 किलो मछली हो गई, तो 80 रुपए की बिकेगी वो, होलसेल रेट बात कर रहा हूँ। तो उसको 50-55 रुपए की लागत में 90 से 95 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मतलब आपको 30 से 35 रुपए का फायदा होता है पर केजी। ये तो हुई बात फीड की। शिवम जी से बात करते हैं। शिवम जी, जैसा कि मई और जो जून का जो महीना है, विशेष महीना है, कौन कौन सी चीज़ें बहुत विशेष है जो आप ख्याल रखते हैं आपके फार्म पर? सर हमारे यहाँ पे असल में बेसिकली पानी, जो जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे हम इंसान हैं, हमें एटमॉस्फेयर चाहिए एक बेहद सांस लेने के लिए। मछलियों के लिए भी एक एटमॉस्फेयर उनका पानी ही है। आप अगर पानी का ऑक्सीजन लेवल हो गया और उसको मेंटेन करके रखेंगे उसको, तो उसमें आपकी पूरी मछली भी अच्छे से सर्वाइव होगी और हेल्दी भी बन जाएगी पूरी बेसिकली। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भी मेंटेन करते हैं, जैसे चूना डालना हो गया। कई बार हमको नया पानी ऐड करना पड़ता है, पुराना पानी निकालना पड़ता है सिंचाई के लिए, और बहुत सारी हम लोग को फीड्स भी चेंज करना पड़ता है रेशियो की, नहीं हम फीड बढ़ा दें बच्चों के लिए, ताकि उनकी एक मदर कल्चर पूरा जो है वो एक हेल्दी रूप से उनका बने रहे पूरा। जी, वहीं यदि हम बात करें प्रारंभिक दौर में जब आपने काम की शुरुआत करी थी, बहुत सारी चुनौतियां आपको पेश आई होंगी, परेशानियां भी हुई होंगी, तो वो कौन सी परेशानियां थी, हमारे कृषक भाइयों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मेरे ऊपर ये चुनौती आई थी कि मैं तालाब का निर्माण कैसे करूं, उसको बनाऊं कैसे, क्या उसको किस हिसाब से उसका साइज रखूं, क्या उसमें कैसा रखूं। फिर उसके बाद उनकी सीड परचेसिंग की बात आ गई कि मैं कौन सा मछली पालूं उसके अंदर, कि जिसमें मेरे को अच्छा मुनाफा भी मिल जाए और मेरी इजीली सेल्स भी हो जाए। तो फिर मैंने मार्केट सर्च किया, लोगों को देखा, जैसे मेरे 4-5 फ्रेंड्स भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। सर के पास गया मैं डिपार्टमेंट में नर्मदापुरम में कि सर मेरे को ऐसे ऐसा काम करना है, तो क्या हेल्प हो सकती है मेरी। तो सर ने मुझे सारी डायरेक्शंस दी कि आप ऐसा ऐसा काम करें कि आपके मार्केट में जो आपकी सप्लाई है आप उसके ऊपर फोकस करें, और जो इजीली आपको अवेलेबल हो उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। और प्लस हम लोग को सर ने RAS टैंक के बारे में बताया कि आप RAS का निर्माण करें, जिसमें आपका बच्चा जो है उसका मोर्टेलिटी रेट कम कर लोगे आप पूरा बेसिकली। जो स्टार्टिंग में जैसे बच्चा रहता है फिंगर लेन में सांप खा गया, पंछी खा गए, या दूसरी चीज़ें जो हैं बहुत डैमेज करती हैं असल में, तो उसको हमने कन्वर्ट किया सर की मदद से, कि हमने उनको RAS टैंक के अंदर कन्वर्ट किया, उनको अच्छे से हम पालते हैं उसके अंदर। जब तक उसका साइज़ 800 ग्राम या 600 ग्राम के आसपास ना पहुँचता है, उसको हम लोग नहीं डालते हैं तालाब के अंदर। जी, तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो शुरुआती दौर में कृषक भाइयों को पेश आती है। डॉक्टर साहब से भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, यदि हम हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु की बात करें, हमारे यहाँ के मौसम की बात करें, तो मौसम के हिसाब से हम प्रजाति का चुनाव किस प्रकार करेंगे, और वो कौन सी ऐसी प्रजातियाँ हैं
यदि कृषक भाई उन प्रजातियों का चुनाव करें तो उन्हें उत्पादन के साथ साथ लाभ भी अच्छा मिले। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार जो हमारी दो तरह की मछली, एक अभी फीड बेस्ड कल्चर करना चाहे तो पंगेशियस है, तलेपिया है, और जो नेचुरल कल्चर करना चाहे तो उसके लिए 6 प्रजाति है, रेहू, कतला, नरैन और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। इन मछलियों को उपयुक्त रेशो में डालें नेचुरल वाटर बॉडी में तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा। जी दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मछली पालन से होने वाले लाभ के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वीरेंद्र चौहान जी, जो कि मत्स्य विभाग से हैं, सहायक संचालक जिला नर्मदापुरम से, और साथ ही साथ मत्स्य पालक के रूप में शिवम मेहरा जी मौजूद हैं। कस्तूरी कृषक फार्म के नाम से इनका नर्मदापुरम में फार्म है। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बोला कि वो सफाई करता रहता है, एक सिस्टम उसमें अंदर डेवलप किया हुआ है। यदि हम पॉन्ड्स की बात करें, तालाबों की बात करें, तो सर तालाबों की भी सफाई होती है। बिल्कुल। तालाबों की सफाई करने के बाद सर उसके अंदर से जो गाद निकलती है जो, तो सर उसका उपयोग भी क्या किसी प्रकार से खाद के रूप में किया जा सकता है? उस गाद का उपयोग आप खेती में उस खाद के रूप में कर सकते हैं। क्या शिवम जी, आप उसको बोलते हैं सैलरी। हम करते हैं सर। बेसिकली मैं बोलना चाहूँ तो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो सैलरी उसको यूज करते हैं। तो क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है और उनके अंदर उनका ऑर्गेनिक में एक मैटर रहता है उसके अंदर प्रेजेंट। तो क्या रहता है, पूरा बिना केमिकल के थ्रू भी आप अपना एक सस्टेन फार्म बना सकते हो इसके थ्रू। ये बताना चाहता हूँ जी। इसके साथ साथ सर जो पानी का जो उपयोग है, चर्चा के दौरान अभी बीच में शिवम जी ही बता रहे थे कि पानी को हम बदलते रहते हैं, तो पानी का उपयोग खेतों के लिए कितना, मतलब ये जो पानी जो निकलेगा वहाँ से, ये कितना उसके लिए महत्वपूर्ण है? पानी का जो जिस पानी में मछली का पालन हो रहा है, उस पानी में हम दाना खिला के मछली को बड़ा कर, मछली की जो बीट रहती है, बीट जो है खेती के लिए खाद का उपयोग करती है, ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करती है। उस खाद उस पानी में घुला रहता है। उस पानी को आप मोटर से पानी को खेत में यदि आप दें उस पानी को, तो वो आपका खाद के रूप में काम करता है। प्लांट का ग्रोथ अच्छी होती है। और वहीं सर पानी बदलने की प्रक्रिया की भी यदि हम बात करें तो ये क्या पूरा टैंक पहले खाली कर लिया जाता है, फिर भरा उसमें जाता है? हम कुछ परसेंटेज, जैसे मान लो 10% पानी हमने निकाल लिया, 10% पानी ऐड कर लिया, तो उससे बहुत सारे फायदे ये रहता है कि पानी आप डालोगे तो पानी से डालने से मछलियों में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मछलियाँ स्वस्थ हो जाती है। पुराना पानी निकाल लीजिए, नया पानी ऐड कर लीजिए, उससे पानी का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। पानी के बहुत सारे पैरामीटर्स मेंटेन हो जाते हैं, जैसे पीएच का मेंटेनेंस हो जाता है, ऑक्सीजन का मेंटेनेंस हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। जी शिवम जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप पानी को लेकर, आप कुछ बताना चाह रहे थे? सर, पानी का भी हम लोग ऐसा ही कल्चर बना के रखा है हमने कि हम जमीनी पानी ऐड कर रहे हैं हमारे तालाबों में, ताकि उसका पानी का पूरा एक पूरा पीएच जो बोल रहे हैं सर, और जो जैसी पूरी गुणवत्ता है वो बनी रहे उसकी, और उसका पानी पूरा हम साइफन के थ्रू हमारी एग्रीकल्चर फील्ड्स में दे रहे हैं। तो उसको हम ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम अपना पानी सस्टेन कर लेते हैं असल में। और आने वाले टाइम में
पानी ही हमारे लिए बहुत नीड रहेगी असल में, बहुत। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है और मछलियों के टैंक से निकलने वाला पानी आपके खेतों के लिए भी बहुत उपयोगी है, इसका उपयोग भी कर सकते हैं। एक छोटे कृषक या छोटे मत्स्य पालक है जिनके पास ज़मीन भी नहीं है और वो टेम्पररी पॉन्ड भी नहीं लगा सकते, जैसे जो आपने नई बायोफ्लॉक टेक्निक बताई। यदि कोई नाले का पानी बह रहा है जी सर, उसको रोक लिया जाए, रोकने के बाद सर उसके अंदर मतलब मत्स्य पालन कितना संभव है, क्या ये अच्छा रहेगा? बिल्कुल, आप उसको सीवेज फैट फिशरीज बोलते हैं हमारे यहाँ। अब उसमें इन बात का बेसिकली ध्यान रखना है कि जो सीवेज है वो किस सोर्स से आ रहा है। हमारे डोमेस्टिक सोर्स से आ रहा है तो उसमें मछली पालन का काम कर सकते हैं और उनसे पाली जाने वाली मछलियाँ भी खाने योग्य है। यदि वो सोर्स जो है सीवेज का हमारे इंडस्ट्रीज से आ रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसमें लेड, आर्सेनिक, जिंक, तो उनमें मछली पालन करते हैं हम, तो वो थोड़ा सा हमको हार्मफुल हो सकता है। मतलब उसके लिए विशेष ध्यान रखना ये जरूरी है कि वो डोमेस्टिक यूज से जो निकला जो सीवेज का सोर्स कहाँ से आ रहा है उसको हमको ध्यान में रखते हुए उससे मछली पालन कर सकते हैं। वहीं कर सकते हैं। वहीं सर यदि हम पॉन्ड की साफ सफाई की भी बात करें तो वो किस प्रकार से की जाए? पॉन्ड की साफ सफाई, आप पॉन्ड की साफ सफाई में पानी का पैरामीटर्स को ध्यान में रखना सबसे ज़रूरी है। साथ में आसपास की सफाई, जिससे क्या होता है कि जो खरपतवार पक्षी है, खरपतवार जीव जंतु है, सांप है, केकड़े है, इनको हम अपने आसपास नहीं आने दें। खरपतवार मछली का नियंत्रण खरपतवार किया मछली जाता का आवश्यक है। कुछ हमारे प्रीडेटर्स पक्षी है जो मछली को खाते हैं तो हम उनको जाल लगा के रखते हैं। और मुख्यतः है ध्यान रखने योग्य बात तो पानी की साफ सफाई करना, पानी की साफ पानी सफाई के यहाँ पे बहुत पैरामीटर्स जरूरी को ध्यान फैक्टर में है। रखना। एटमॉस्फेयर आप बना के रखोगे तो वो जैसे maintain हमने रहेगा। देख लिया है जी। कि पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है तो नया पानी ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा सफाई भी नहीं होना चाहिए, पानी नीट एंड क्लीन रहेगा तो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि नेचुरल फीड नहीं है। जी, पानी नीट एंड क्लीन के सर अलावा एक समस्या और भी पानी के अंदर एक हरा पानी जैसे कहते हैं सर, एक हरे पानी की समस्या भी देखी गई है। तो ये किस प्रकार की समस्या है? क्या ये मछलियों में कोई रोग व्याधि उत्पन्न कर सकता है? हरा पानी ये इस बात का इंडिकेट करता है कि पानी में कार्बनिक लोड ज़्यादा बढ़ गया है। तो कार्बनिक लोड बढ़ने का क्या रीज़न है कि जो उसमें मछली डली है उसके फीड का यूज नहीं कर रही है, तो हम उसमें सप्लीमेंट, सबसे पहले तो उसमें सप्लीमेंट्री फीड डालने से रोक दें। हम जैसे खली डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, तो इनको हम डालना बंद कर दें। दूसरा, उसमें पानी को ऐड कर दें। तीसरा, कुछ चीज़ें हैं जैसे चूने का छिड़काव कर दें, तो जिससे कि जो एल्गम ब्लूम है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। सर गर्मियों के खास तौर से मौसम की यदि हम बात करें तो सर जो पानी का जो टेम्परेचर है सर उसको मेंटेन रखना कितना जरूरी है? गर्मी में तो पानी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन रहता है। जी, वो नेचुरल पॉइंट्स की बात का है। और जैसा कि आपने बायोफ्लॉक का बताया था उसके अंदर जी नहीं, पानी का टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो मछलियों को कोई दिक्कत नहीं जी है। जी, बहुत मतलब कम पानी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, पानी ऐड कर दें हम, सर जैसे उसके ऊपर कुछ शेड वगैरह की कुछ व्यवस्था है? वो टेम्परेचर का ज़्यादा हो रहा है तो पानी को कोई, मछलियों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम होता है तब मछली हाइब्रेनेशन में चली जाती है। जैसे ठंड के सीजन में मछली खाना बंद कर देती है, तो इसीलिए हम ठंड के सीजन में टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। गर्मी के सीजन में टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी विशेष तौर पर ठंड के जो ठंड के सीजन में हमारे मध्य प्रदेश में क्या होता है, ठंड का सीजन 2-3 महीने होता है, तो उन 2-3 महीने में मछली पालन का काम, मतलब ग्रोथ का काम कम हो जाता है। जी जी, आइए शिवम जी से बात करते हैं। शिवम जी, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी। आपने उत्पादन कर लिया, मछलियाँ आपकी उत्पादित हो गई, इसके बाद मार्केट में ले जाकर सर इसको बेचना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किस प्रकार से मेंटेन होता है? ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी मेरे साथ भी सर। जी, जी। मैं भी स्टार्टिंग में यही दिक्कत करी थी। मैंने सब कर तो लिया था कि मतलब तालाब कर लिया, मछली ले आया, सब कुछ चीज़ें कर ली, फीड भी करा रहा हूँ, सब चीज़ें हो रही, बट मार्केट से मेरे को वो नहीं मिल पा रहा था, सेल्स नहीं मिल पा रही थी उनकी कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम कर लिया था। 4-5 प्रकार की एक साथ मैंने स्पीसीज डाल ली थी, उनकी फीड भी बढ़ा दिया था, मतलब उनका फीड रेशियो वैसे ही बढ़ जाता है मिक्सिंग में डालो तो फिर उसके बाद मैंने मार्केट रेशियो सर्च किया कि भैया मार्केट में क्या ज़रूरत है, इंसान की क्या ज़रूरत है। जैसे नॉर्मल एवरेज आदमी भी और बड़ा से बड़ा आदमी भी आज की डेट में सिंगल काटर जो मछली होती है वो खाना प्रेफर करता है, क्योंकि इजीली अवेलेबल भी होती है मार्केट में और सस्ती भी मिलती है सामने वाले तो को। आपने मतलब मार्केट को समझा पहले कि मार्केट की डिमांड क्या है, फिर उसके आधार पे फिर आपने बिल्कुल सर, उसके बाद फिर उसका कल्टीवेशन चेंज किया। एक समस्या और देखी गई है, मछली निकालने के बाद मार्केट तक पहुंचाने का बीच का जो टाइम पीरियड रहता है
वो उस दौरान जब आप ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं उस समय व्यवस्थाएं क्या रहती हैं? क्या कुछ पानी के टैंक्स वगैरह आप इस्तेमाल जी करते हैं? जैसे सर हमारे यहाँ पे होलसेलर आता है, होलसेलर तो पानी का टैंक अपना जैसा करता है कि पानी के टैंक में अपना मछली लिया भैया, वो अपने हिसाब से ले गया। जैसे ये तो मछली का बच्चा जिंदा ले जाने वाली चीज़ हो गई। एक रहता है मोर्टेलिटी करके कि भैया अपन ने मोर्टेलिटी किया, विद इन 2 घंटे में अपन ने जाकर के सप्लाई दे दी सामने वाले को, और वो उसने अपनी बर्फ और नमक के बीच में दबा लिया, तो उसकी मछली कम से कम 4 से 5 दिन पल जाती है आराम से। उसका मांस मतलब पक्का रहता है फिर उस टाइम अच्छा जी रहता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे निकलने के बाद, मछलियों के निकलने के बाद जो टाइम पीरियड रहता है वो कितने समय तक मछली मतलब स्वस्थ रूप से मतलब मार्केट तक पहुंच मछली सकती में हैं? जो मांस को स्पाइलेज बोलते हैं, मतलब मांस खराब होना, तो उससे 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक उसमें रहता है। तो जो हमारे जो देसी के मत्स्य पालक है, जो मछुआरे बंधु है, वो क्या करते हैं, मछली को तुरंत मार्केट ले जाते हैं। मार्केट ले जाते हैं तो मार्केट में वो प्रिजर्व कर देते हैं, बर्फ में लगा देते हैं। कुछ बड़े बड़े फार्मर्स है तो वो ऑलरेडी जो जहाँ से फिशिंग होती है तो वहाँ पर अपना एक थर्माकोल का बॉक्स रहता है, बॉक्स में बर्फ लगाते हैं, बर्फ लगा के मछली को रख कर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मतलब अब बर्फ लगा के आप उसको yes. ले जाते प्रिजर्व कर सकते हैं, इट्स अ प्रिजर्वेटिव। जी शुभम जी, ग्रेडिंग कितना मायने रखती है? ग्रेडिंग सर बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे हम अगर बच्चा हमारे तालाब में हम डाल भी रहे हैं तो हम फिंगर लिन के ऊपर जाए। अब क्या रहता है, किसान को पता तो रहता नहीं है, अब भैया सस्ते के चक्कर में वो छोटा बच्चा ले आता है। अब उसका छोटे बच्चे लाने के चक्कर में उसका कल्टीवेशन जो है, हार्वेस्टिंग जो है, वो टाइम बढ़ जाता है उसके पास कि नहीं उसको फीड भी देना पड़ेगा उसको प्रॉपरली, उतना ही उसका हार्वेस्टिंग टाइम बढ़ गया। इससे अच्छा मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि आप फिंगर लिन वाला बच्चा लाओ। फिंगर लिन वाला बच्चा लाएंगे तो उसका आपका कल्टीवेशन भी अच्छा होगा, हार्वेस्टिंग भी अच्छे टाइम से हो जाएगी, ताकि आपको एक मुनाफा भी मिल जाए और एक आपका फीड रेशियो जो है वो आपका कंज्यूम हो जाए प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल। और वहीं जैसा कि ग्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसे मार्केट में जब हार्वेस्टिंग के बाद जो मटेरियल जा रहा है सर, छोटे बच्चे भी हैं उसमें, बड़ी मछलियाँ भी हैं, तो क्या उनको भी आप अलग अलग करके लेके जाते हैं? हाँ सर, होता है ये। हमारे यहाँ पे असल में क्या हम किसान भाई लोग असल में क्या करते हैं सर, हम लोग करते हैं कि एक लेन में मतलब 1 kg में कितना बच्चा आ रहा है, एक पूरे बकेट में वेट करते हैं कि भैया 1 किलो में कितने बच्चे चढ़ गए, उस हिसाब से हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं उनकी। और साइज रहता है इनके लेन के ऊपर, मतलब 300 लेन मिनिमम माना जाता है। 300 लेन वाला बच्चा अच्छा रहता है जो कल्चर करना चाह रहे हैं उनके लिए। जी जी जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे जो नए कृषक पशुपालक भाई हैं, जो मत्स्य क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, मत्स्य पालन करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मछली पालन का काम सभी मत्स्य बंधुओं से मैं चाहूँगा कि करना चाहिए, क्योंकि जो पानी की जो एनर्जी है मिट्टी की एनर्जी की तुलना में ज़्यादा होती है। तो पानी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मिट्टी की तुलना में ज़्यादा होती है। तो मैं सभी बंधुओं से चाहूँगा कि जो खेती कर रहे हैं वो मछली पालन का काम भी करें, क्योंकि पानी के काम में प्रोडक्शन अच्छा है। खेती के साथ साथ जो कृषक भाई मछली पालन भी करते हैं तो बिल्कुल उनके लिए एक लाभ का व्यवसाय होगा, सर ने हमें बताया। आइए आपसे भी जान लेते हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां भी शिवम जी कई बार आती हैं कि मछलियां मरने लग जाती हैं। बिल्कुल होती हैं सर। इन परिस्थितियों का सामना कैसे करना, विशेष तौर पर यदि हमारे नए कृषक भाई हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? जैसे हम लोगों ने ही बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं, जैसे मोर्टेलिटी आ रही है, बच्चा ऊपर आने लग गया है, पानी के ऊपर दिक्कत हो रही है सांस लेने में, उसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिकली असल में क्या, आपका पानी ही जो है पानी खराब हो रहा है आपका, आप नया पानी ऐड कर दो उसमें। आप जैसे यहाँ से पुराना पानी निकाल रहे हो तालाब से, नया पानी ऐड करते जाइए, तो क्या रहता है आपके पानी की एक गुणवत्ता बनी रहती है, क्योंकि मछली पूरी सर्वाइव करेगी पानी के अंदर ही। और उसकी अगर अपन ने ऑक्सीजन वैल्यू, उसका पीएच वैल्यू और उसका कार्बन कंटेंट और दूसरी चीज़ें अपन ने अगर अच्छे से संभाल ली, तो मछली का बच्चा हेल्दी भी होता है और जल्दी ग्रोथ भी पकड़ता है सर, बेसिकली बोला जाए तो। हम लोग असल में क्या करते हैं कि हमारा जो गौशाला का रहता है, गौशाला की जो गंदगी हो गई वो भी हम यूज़ करते हैं, ताकि एक अंदर प्लांटिंग पैदा होते रहे, उनकी एक फीड बनती रहे अंदर, और उनको एक बैक्टीरिया मिलता रहे कि नहीं कन्वर्ट होते हो रही है सारी चीज़ें उनके। जी अच्छा, जैसा कि आपका फार्म है और नए कृषक बंधु भी आपसे संपर्क करते होंगे, एक जनरल वो कितने समय में मतलब सीख जाते हैं? सर जनरली असल में हम लोग का रेशियो तो ऐसा रहता है कि 2 महीने की ट्रेनिंग है, 4 महीने की ट्रेनिंग रहती है हम लोग के यहाँ पे। वो ट्रेनिंग करते हैं आकर के, उनका फीड रेशियो जानते हैं, मछलियों को किस टाइम पे खाना देना है, कितना देना है। आप उनकी पूरी मदद करते हैं? राइट। उनको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम, कि वो आकर के मछलियों को खाना क्या देना है, मछली पानी का कैसा मेंटेन करना है, प्लस फीड में हम लोग को क्या ज़रूरी है देना उनको। जैसे हम ग्रीन फीड के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोग भी। हम लोग कच्ची सब्जियां भी देते हैं मछलियों को, क्योंकि बड़ी साइज़ की हो गई, उनको फ्लोटिंग फीड देने से कोई मतलब नहीं। वो किसान फ्लोटिंग फीड देते जाता है,
उसमें उसका मुनाफा निकलने का मतलब नहीं होता है प्रॉपरली, लॉस में जाता है फिर। जी, तो जैसा कि शिवम जी ने बताया कि नए कृषक भाइयों को ये चाहिए कि वे सबसे पहले तो जो पुराने कृषक भाई हैं जो मत्स्य पालन कर रहे हैं उनके साथ रहकर उनसे सीखें, इनसे knowledge उनके लेते रहें। मार्गदर्शन बिल्कुल, में बिल्कुल। रहते और हुए बाकी भी सर वे- डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। सर आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने एक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे कृषक मत्स्य जो मछली पालन कर रहे हैं उनको जो आपने जानकारियाँ दी इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही शिवम जी आपने भी मत्स्य पालन संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे कृषक भाइयों के साथ साझा करी, इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।